सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताया था किस तरह प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है और सेकेंडरी एक्टिविटी टर्सरी एक्टिविटी को, एंड देन दे गेट इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। बट अगर इन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को हमें एक जगह इकट्ठा करना है और लेकर के आना है, जैसे उद्योगों से बनने वाला माल जो इंडस्ट्रीज के अंदर दे कैन मेक सम मटेरियल रिफॉर्म करके लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करके लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से आ रहा मटेरियल रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में हो, जो भी चीज वहां से आ रही है, ठीक है, जो पॉजिटिव सिनेरियो के रूप में आती है, विदाउट ट्रांसपोर्ट वो एक जगह कनेक्टेड नहीं हो सकती। अगर उसे मार्केट तक ले जाना है, उसको मार्केट तक पहुंचाना है, तो हमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की हेल्प लेनी होगी। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए बिना किसी प्रचार प्रसार के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के हम उसको लॉन्च नहीं कर सकते। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बनने वाला प्रोडक्ट तभी मार्केट के अंदर पहुंच सकता है, या तभी वो चीज़ राइज कर सकती है, पॉसिबल हो सकता है जब वो किसी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जुड़ी हो। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, और इसी एस्पेक्ट्स को लेकर के आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ट्रांसपोर्ट होता क्या है और क्या यूज होता है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का जो एक्चुअल मीनिंग है, परिवहन का जो एक्चुअल मीनिंग है, टू ट्रांसप्लेट टू वन प्लेस टू अनदर, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम किया जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन, इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, इन द फॉर्म ऑफ अदर टाइप। जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो आदमी को ले जाने का काम कर रहे हो, चाहे कच्चे माल के रूप में ले जाने का काम कर रहे हो, चाहे अनाज को ले जाने का काम कर रहे हो, जो ये एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जिस भी रिसोर्स का हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बोट हो, चाहे बस हो या ट्रक हो, वो सब ट्रांसपोर्ट के अंदर है। ट्रांसपोर्ट के जो अगर मीनिंग को समझने की कोशिश करें, मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास है मोड्स, वो है लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर एंड द पाइपलाइन। फोर्थ इज द पाइपलाइन। जो लैंड ट्रांसपोर्ट है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक होता है आपका रोड ट्रांसपोर्ट, एंड देन सेकंड वन इज रेलवेज, ठीक है। एक है आपके पास रोड ट्रांसपोर्ट और एक है रेलवेज। ये दो सेक्शन में इंटरडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक आपके पास दिया हुआ है रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवेज, दो सेक्शंस में ये काम कर रहा है, ठीक है। तो जो पहला वाला दिया हुआ है आपको रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सारे जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट्स रोड के ऊपर चलते हैं, सब भूमि के ऊपर चल रहे हैं, जैसे बसेज हो गई, ट्रक हो गया, कार हो गई, ये सब आपके रोड ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं। देन द रेलवेज ऊपर है आपके पास में जितने भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं जिनके ऊपर ट्रेन तोड़ने का काम करती है, उन्हें आप रेलवे ट्रांसपोर्ट्स में लेते हैं। उसके बाद वाटरवेजेस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है इनलैंड, ठीक है, जो आपके किसी भी आंतरिक रूप से काम कर रहे हैं, और दूसरे आउटलैंड्स। ऐसे ही हमारे पास सी भी जो हमारे पास एयर का दिया रहता है, उसमें भी यही सेक्शन हमारे पास देखने को मिलते हैं। एयर को भी दो सेक्शन से डिवाइड करते हैं, इनलैंड आपका कॉन्टिनेंट, और पाइपलाइन क्लियर है, जिसको हम पाइपलाइन की हेल्प से ट्रांसफर करने का है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी विशेषताएं समझते हैं क्या आता है। हम बात कर रहे थे रोड ट्रांसपोर्ट की, तो मैंने आपको बताया कि लैंड को दो हिस्सों में डिवाइडेड किया हमने, एक रोड ट्रांसपोर्ट। जो रोड ट्रांसपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है हमारे पास में, क्योंकि अगर हम एंशियंट टाइम से देख रहे हैं, प्राचीन समय से देखने की कोशिश करते हैं, तो जितना भी हमारा कम्युनिकेशन होता था, आने जाने का जो भी काम हमारा होता था, वो रोड ट्रांसपोर्ट की हेल्प से होता है। बैलगाड़ी की फॉर्म में जा रहा है, घोड़ा गाड़ी की फॉर्म में जाने की कोशिश कर रहा है और ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो ये जाने का काम होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम जो इंटरनेशनल किया जाता था, विशेष रूप से ये काम जो मैक्सिमम होता था हमारे किस में होता है, रोड ट्रांसपोर्ट की फॉर्म्स में ही होता था। किसकी फॉर्म में? रोड ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में ही होता था। तो उस समय से ही हम देखते हुए आ रहे थे कि लगभग मैक्सिमम हमारा जो ट्रांसपोर्ट था वो किसकी फॉर्म में दिया हुआ था, रोड ट्रांसपोर्ट के। बैलगाड़ियों की फॉर्म में जाने का काम कर रहा है, या अदर्स जो कुछ चीज़ें थी उनकी फॉर्म में जाने का काम जो हो रहा था वो रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर। जैसे जैसे पहिए का आविष्कार हुआ, व्हील का डिस्कवरी हुई, तो रोड ट्रांसपोर्ट जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। धीरे धीरे करके गाड़ियाँ बनी, बाइक्स बनी,
ठीक है। और लगभग हमारे पास में सिनेरियो बढ़ करके आया 1825 में। 1825 में जब स्टीम इंजन के आविष्कार हुआ तो क्या हुआ, तब से लगातार कुछ जगह पे सार्वजनिक रूप से, ठीक है, ट्रेन चलनी शुरू। कब? 1825 में जब क्या हुआ, आविष्कार हुआ, तब रेलवे ने अपने आप को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। और 1825 के बाद लगभग उसी का स्टार्टिंग हुआ। और धीरे धीरे करके जो हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है, सड़क परिवहन और ये सब चीज़ें क्या बढ़ती भी चली गई। उसके बाद कई चीज़ों को लेके, सड़क की गुणवत्ता, क्वालिटी को देख करके ट्रक हो गए, बसेज हो गई, कार हो गई, बाइक्स हो गई, इसके थ्रू हमने क्या करना स्टार्ट किया, कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करने लगे। क्या करने लगे? कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करने लगे। धीरे धीरे करके लगभग मैक्सिमम हमारा जो ट्रांसपोर्ट था वो इंक्रीज होकर के आया। ठीक है, अगर हम देखने की कोशिश करते हैं सड़कों को, तो सड़कों का जो ज़्यादा छोटी दूरी को कवर करने के लिए माउंटेन एरिया के अंदर, ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें सड़क परिवहन की सहायता से ही हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और इसको भी हमने कई सेक्शन में लगा। कुछ ऐसी है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स के रूप में डेवलप होती है, विलेज रूट्स में चलती है। तो दो रूट्स में दिखाते हैं, एक मेटेलिक होती है हमारी, एक नॉन मेटेलिकल होती है। एक तो पक्की सड़कें होती है, एक कच्ची सड़कें होती हैं, जो हमारी क्या होती है, रोड्स के रूप में डेवलप होकर मिल जाती है। और यही मैक्सिमम हमारा जो टूरिज्म है ट्रांसपोर्ट का, उसके लिए सबसे ज़्यादा ये जो दो चीज़ें थी जो छोटे डिस्टेंस को कवर कर रही है, तो क्या है, आप इजीली जा सकते हो रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से, कार के थ्रू, बाइक्स के थ्रू, बसेस के थ्रू आप इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हो छोटे। तो यहाँ पे क्या टूरिस्ट प्लेसेस को हाईलाइट करने के लिए भी इंक्रीज हुआ। उसके अलावा इसमें रख रखाव की भी जो चीज़ें थी वो भी क्या, स्टार्टिंग टाइम पे थोड़ा सा वो हुआ, पर धीरे धीरे करके हमने क्या किया, उन चीज़ों पे नई चीज़ें लेकर के, तो ये भी बहुत अलग चीज़ है। पर उसके बाद रेलवेज ने भी अपने आप को हाईलाइट करना स्टार्ट किया बहुत ज़्यादा तेजी के साथ। स्टार्टिंग हुआ, विकसित देशों और विकासशील देशों के अंतर्गत रोड ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है। विकसित और विकासशील देशों में रोड ट्रांसपोर्ट ने ही ज़्यादातर क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प किया। मटीरियल्स को इधर से उधर ले जाना, रॉ मटीरियल्स को लाना और उसको आगे बढ़ाने का काम जितना भी हो रहा है, ये सब इसके थ्रू हो रहा है, इसी के थ्रू किया जा रहा है। तो यहाँ पे लगभग मैक्सिमम भी देखने को मिलते थे रोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी गुणवत्ता को देखा जाए तो ये कि आप वन टाइम बना करके रखें, उसको फिर मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर कहते हैं माल को आलम में होने का काम किया जाए। डेली नीड्स की जो जरूरत होती है, तो रूरल एरिया से मंडी तक, सब्जी मंडी तक ले जाने के लिए भी हम क्या कहते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ट्रांसपोर्ट दिया जाता है वाटर वेजेज। ठीक है, वाटर वेजेज जो हमारे पास है वो क्या है, उससे थोड़ा सा आगे चल करके उनकी क्वालिटी है, क्योंकि एक तो क्या ये सी और ओशन दोनों में देखने को मिलता है। आपके जो लोकल रिवर्स होती हैं उनमें भी आप बोटिंग के थ्रू से चलने का काम करते हैं। और उसके अलावा क्या ये तो दीज आर द मेन सेंटर, क्योंकि अगर आप पोर्ट्स को देखें, जब बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, बड़े बड़े जो, दीज आर द डोर ऑफ या गेटवे ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, ये मुख्य द्वार कहलाते हैं किसके, व्यापार का। तो जो अगर आप पोर्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे, जो ओशन इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है, ओशन बेसिस, उसमें भी इनका एक कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। एयरवेज, थोड़ा एयरवेज को देखने की कोशिश करते हैं। एयरवेज जो हमारे पास है ये बड़े लेवल पे देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा इनका जो क्वालिटी सिस्टम है बहुत आगे हाईलाइटेबल है। ठीक है, एयरवेज का क्या, एक तो बहुत महंगा ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत सुगमता से, बहुत तेज गति के साथ काम करता है। ठीक है, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए भी इसका कर दिया। इसकी कई पॉलिसीज चली गई, पहले ये केवल पैसेंजर्स को ले जाने के लिए किया जाता है, बट अब इसको धीरे धीरे यूज़ करते करते इसका स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया गया है। अब ये ट्रेड में भी हेल्प करता है, व्यापार के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ट्रेड्स में भी देखने को मिल रहा है, सामान को इधर उधर जाने के लिए, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल वे में भी काम कर रहा है। कोई चीज़ें जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, या मीट्स होती है, उनको ये एक देश से दूसरे देश जाने का काम भी करता है। तो ये भी एक सुगमता से बढ़ रहा है। एंड देन ए न्यू ट्रांसपोर्ट जो आपके पास पाइपलाइन की फॉर्म में आ रहा है, लिक्विड गैस, इस मटेरियल को ले जाने के लिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया है। क्योंकि इन ट्रांसपोर्ट्स के अंदर क्या होता है, लिक्विड और गैसेज को ले जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। कभी उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी टैंक्स खराब हो गए या कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी जहाज खराब हो गया, ट्रेन की कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी लीकेज हो गया। तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट को बनाया गया। गैस और आपका लिक्विड मटेरियल जैसे पेट्रोल हो गया, वाटर हो गया, या और जो चीज़ें होती हैं उनको इजीली दूसरी जगह से ले जाने के लिए। तो ये पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट एक न्यू कम्युनिकेशन के रूप में आया और ये बहुत बढ़िया है। वन टाइम लगाया जा
समझ में आ चुका होगा कि ये लैंड, वाटर, एयर और पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है, किस तरह से ये हमारे ट्रेड में हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड जो होता है वो इन्हीं ट्रांसपोर्ट्स की हेल्प से हो रहा है। और रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के अंदर जाने का काम जितना भी ज़्यादा होता है ये सब क्या है, इसी ट्रांसपोर्ट के कारण होता है। दूसरा, विकासशील देशों के अंतर्गत इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है। विकासशील देश जितने भी दिए हुए उनके अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है। तो अब हम पर्टिकुलर चलने की कोशिश करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर रेलवेज के ऊपर। ठीक है, रेलवेज आपका जो दिया हुआ है, आप देखते हैं कि ड्यूरेबिलिटी होती है, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक रहता है, तो इसको रखा जाता है, बहुत ज़्यादा ये हाईलाइटेबल है। ठीक है, और इसको अगर हम देखने की कोशिश करें कंटेंट वाइज तो बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में, रेलवेज के बारे में और इनके मेन सेक्टर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो मैं आपको बता रहा था कि रेलवे को अगर हम कंटेंट वाइज देखने की कोशिश करें तो उनके नेटवर्क किस तरह से फैले हुए, क्योंकि हर एक कंटेंट के अंदर कुछ खास कंट्रीज है जिनके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क देखने को मिलता है। अगर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला है, क्योंकि वन वर्ड क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है किस कंट्री के अंदर या किस कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा नेटवर्क देखने को मिलता है, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि रेलवे का सबसे बड़ा जो नेटवर्क देखने को मिलता है यूरोपियन कंट्रीज में। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज जो हमारे यूरोपियन जितनी भी कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज हैं उसमें बेल्जियम जो आपके पास दिया हुआ है, बेल्जियम के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क देखने को मिलता है रेलवे का। सबसे बड़ा नेटवर्क क्या मिलता है, बेल्जियम के अंदर देखने को मिलता है यूरोपियन कंट्रीज में। ये पूरा पार्ट जो हमारा फैला हुआ है, ठीक है, ये सघन जाता है। अगर हम पूरा देखने की करें 4 लाख 4 लाख 40,000 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है। क्षेत्र पूरा, इस पूरे एरिया के अंदर अगर हम देखने की कोशिश, यूरोप के अंदर रेलवे का पूरा नेटवर्क फैला हुआ। सबसे बड़ा जो देखने को मिलता है, सबसे बड़ा जो नेटवर्क देखने को मिलता है वो 6.5 स्क्वायर किलोमीटर, 6.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे पास है। तो जिसके अंदर बेल्जियम के अंदर है, उसका प्रतिशत अगर देखने को मिलेगा 6.5। ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर आपके पास दिया हुआ, स्क्वायर किलोमीटर आपके पास दिया हुआ, सबसे बड़ा लगभग ये देखने को मिलता है। क्योंकि इसका मेन जो रीज़न है वो ये कि इसके आसपास की पूरी बेल्ट, लंदन हो गया आपके पास में, बीजिंग वाला एरिया चला गया आपके पास में, ठीक है, पेरिस हो गया, वर्सा हो गया, ये मेन सेंटर है। और ये सब जुड़े हुए हैं यूरोपियन टनल ग्रुप के साथ। ये जब जुड़े हुए हैं यूरोपियन जो आपका यूरो टनल ग्रुप दिया हुआ है उसके साथ जुड़ा हुआ है, यूरोपियन टनल ग्रुप है उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपका कहाँ से होता है, निकलते हुए ब्रिटेन से निकलते हुए जर्मनी होते हुए सीधा आने की कोशिश करता है। ये ट्रेड में फ्रांस होते हुए आता है, ये बहुत बड़े ट्रेड में हेल्प करता है। ये आपका लंदन फ्रांस होते हुए क्या आता है, लंबा ट्रैक दिया हुआ, और इस पूरे ट्रैक के अंदर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट एरिया दिए हुए। तो बेल्जियम का एक पार्ट है बहुत बड़े, उसमें यूरोप के अंदर सबसे बड़ा जो नेटवर्क का जाल देखने को मिलता है वो आपका बेल्जियम में दिखता है। उसके बाद युगाल पर्वत के आसपास के जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर भी, जिसमें मॉस्को हो गया, इसके आसपास लगभग मिलता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक का जो मिल है वो भी इसी के साथ कनेक्टिविटी बना करके लंबे एरिया को कैप्चरेट करता है। उसके बाद दिया हुआ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उत्तर अमेरिका के अंदर यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा आप देखोगे ये दोनों दिए हुए, जिसके अंदर 2 रेलवे ट्रैक्स की बात करता है। एक ट्रांस कैनेडियन रेलवे ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है, ये भी बहुत बड़े व्यापार के रूप में, बहुत बड़े स्तर के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको जो पार्ट दिया हुआ है बहुत बड़े स्थिति के रूप में देखने को मिल रहा है। सार्वजनिक रूप से देखने की कोशिश की जाए तो ये रेलवे ट्रैक विश्व का 40%, ठीक है, ये जो रेलवे ट्रैक है दोनों विश्व का 40% भाग जो रेलवे का पाया जा रहा है, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाया जाता है 40% भाग के अंदर रेलवे का नेटवर्क देखने को मिलता है। ये रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है, बहुत बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है। जो अगर हम बात कर रहे थे ट्रांस कैनेडियन रेलवे मार्ग की, जो हैलिफैक्स से लेकर के वैंकूवर तक है, जो कैनेडियन ट्रांस कैनेडियन रेलवे ट्रैक की बात करें तो ये जो आपके पास दिया हुआ है, ये ईस्ट की तरफ जो पार्ट दिया हुआ है वो हैलिफैक्स दिया हुआ, और वेस्ट की तरफ जो पार्ट दिया वैंकूवर, दो उसको मिलाने का काम करता है। ये यूएसए के ट्रैक्स को भी करता है। तो बहुत बड़ा रेलवे ट्रैक है जो व्यापार में नॉर्दर्न अमेरिका के ट्रेड में हेल्प करता है। हम इसको डीप में भी पढ़ेंगे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यू साउथ वेल्स वाला एरिया दिया हुआ है। न्यू साउथ वेल्स का जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में दिया हुआ, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट के रूप में दिया हुआ। ये आपका न्यूजीलैंड जो आपका द्वीप दिया हुआ है, जो उसके नॉर्दर्न पार्ट्स में लोकेटेड है, उसको भी कवर करता है, उसको भी कवर करने का काम करता है। तो ये मैक्सिमम हमारा जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हिस्से में दिया हुआ है।
उसके बाद साउथ अमेरिका का पार्ट जो है इसमें अर्जेंटीना ब्राजील का पार्ट है। अर्जेंटीना और ब्राजील ये दोनों एरिया हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में, ठीक है, साउथ अमेरिका के दोनों एरिया के इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में देखने को मिलता है। रिसोर्सेज उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर यहाँ पे किया है और रहता है। तो ये रेलवे ट्रैक आपस में क्या कनेक्टिविटी बना करके चलते हैं, बहुत बड़े जाल के रूप में फैला हुआ है। इन दोनों देशों के अंदर बहुत बड़ा रेलवे का नेटवर्क देखने को मिलता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एरिया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एरिया है उसे कवर करते हैं। ये भी कुल अगर इन दोनों को देखा जाए पूरे कॉन्टिनेंट का 40% भाग, पूरे कॉन्टिनेंट का 40% भाग इन्हीं भागों के अंतर्गत पाया जाता है। इन देशों के अंदर सबसे ज़्यादा रेलवे का जो रेशो है, जो घनत्व तो देखने को मिलता है इन दो देशों के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद अफ्रीका के अंदर हमारे पास साउथ अफ्रीका, जिसमें सबसे बड़ा रेलवे का सघन जाल देखने को मिलता है वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत बड़े लेवल पे जाल देखने को मिलता है। उसके अलावा एशियन कंट्रीज है हमारे पास में, ठीक है। एशियन कंट्रीज में हमारे पास इंडिया दिया हुआ है आपको, जापान हो गया, चाइना हो गया, इनमें भी रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ी स्थिति में देखने को मिलता है। और सब जो ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेलवे ट्रैक जो शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ, सबका जो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रॉ मटेरियल को सप्लाई करने में, पावर सेंड को सप्लाई करने में हेल्प करता है। ऐसे ही हम बात कर रहे थे तो इसमें आप देखें ज़्यादा मैक्सिमम जितनी भी कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं सब इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रखे हैं। इनके अंदर रिसोर्सेज को लेकर के भी, रॉ मटेरियल्स को लेकर, एग्रीकल्चर मटेरियल्स को लेकर के, ठीक है, और भी चीज़ों को लेकर, कोल हो गया आपका, ठीक है, आयरन रिसोर्सेज को लेकर के, वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, मीट हो गया, कई चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें तो यूरेशिया वाले पार्ट के अंदर अगर ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक की बात करें, जो आपका कहाँ से व्लादिवोस्टोक से सेंट पीटर्सबर्ग के एरिया के अंदर, ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो हम पर्टिकुलर चीज़ों को देखते हुए बताया मैंने आपको कंटेंट वाइज, ये वो शहर, ये वो देश है हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर जिनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेलवे ट्रैक्स देखने को मिलता है और बहुत सघन, बहुत कंजेस्टेड जाल देखने को मिलता है नेटवर्क का। तो आप ध्यान रखें कि अगर मैप के ऑप्शन में पूछ लिया जाता है या वन वर्ड क्वेश्चंस में आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोप के अंदर बेल्जियम का मैंने बोला है, बेल्जियम में सबसे सघन, बहुत कंजेस्टेड जाल देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा, दो ऐसे कंट्रीज है जहाँ सबसे ज़्यादा सघन जाल देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स वाला एरिया, इसमें भी सबसे सघन जाल देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना, ब्राजील 40% रेलवे ट्रैक्स देखने को मिलते हैं। अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका और एशिया के अंदर इंडिया, जापान और चाइना, ये मेन हमारे पास शहर हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा सघन जाल देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया किस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट्स का एक्सप्लेनेशन किया मैंने, कहाँ कहाँ किस किस जगह में दिए हुए, उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया रेलवे के अंदर किस किस देश के अंदर कौन कौन से दिए हुए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लेकर के आऊँगा रेलवे के ट्रैक्स के बारे में कि विश्व के जो इम्पोर्टेंट रेलवे ट्रैक्स हैं उनको लेकर के आऊँगा। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस तरह से दी हुई है, ठीक है। तो आप वीडियोस को ध्यान से देखें, जो चीज़ आपको दी जाती है नोट करें, उसकी प्रैक्टिस करें। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, इसलिए मैं आपको डीप नॉलेज के साथ लेके चल रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग लाइक भी करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियोज़ को कमेंट कीजिए। मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट्स उसमें भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी क्वायरीज है आपकी